सो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में जो कि हमारा पार्ट 2 रहेगा आपके यूनिट नंबर 5, दैट इज़ रिजिड मोशन, या फिर आप सिंपली मोशन, या फिर रिजिड बॉडी, या फिर आप कहिए रोटेशनल मोशन। सो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 रहेगा। नाउ पार्ट 2 में हम स्टडी करेंगे कि रिजिड बॉडी क्या होती है, एंड मेनली यहाँ पे जो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन हमें देखना है। अच्छा, एंड कुछ रिलेशन, कुछ डिरिवेशन, एंड लास्ट में एमसीक्यूज हम ऑलरेडी देखते हैं। सो बने रहिए लेक्चर के अंदर। नाउ रिजिड बॉडी की अगर हम बात करें, रिजिड बॉडी हमारे पास होती क्या है। अच्छा, एक बॉडी को हम कब कहेंगे रिजिड, ध्यान से देखिएगा। एक बॉडी को हम कब कहेंगे रिजिड। फॉर एग्जांपल, ये मैंने कोई बॉडी यहाँ पे बनाई, क्लियर, ये मैंने यहाँ पे क्या बनाई, बॉडी। इफ़ इट डजंट अंडरगो एनी चेंज इन द शेप एंड साइज, अगर इसमें कोई भी चेंज शेप एंड साइज में नहीं आ जाती है ऑन अप्लाइंग दी फोर्स, अगर आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। एंड फॉर एग्जांपल, इस रिजिड बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि ये पार्टिकल से बनी हुई होगी, एंड जो पार्टिकल्स हमारे पास हैं ऑन अप्लाइंग दी फोर्स, हमारे पास जो डिस्टेंस है अगर पार्टिकल्स के बीच, वो फिक्स्ड रहती है। फॉर एग्जांपल, आपने फोर्स अप्लाई किया, आपने यहाँ से इसको फोर्स अप्लाई किया, आप कंप्रेस कर रहे हो या फिर टेंशन दे रहे हो, बट स्टिल जो बॉडी है इसमें कोई भी चेंज शेप एंड साइज में नहीं आ रही है, मतलब इसमें जो पार्टिकल्स थे उनके बीच डिस्टेंस सेम रह रही है। फॉर एग्जांपल, जनरली क्या होता है, कोई बॉडी होती है, ऐसे देखिए, जनरली कोई बॉडी होती है हमारे पास, इस बॉडी को आप क्या करोगे, इस बॉडी को अगर आप कंप्रेस करोगे, सो होगा क्या, ये बॉडी ऐसे बनेगी, एंड इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो अब क्लोजर आएंगे, क्योंकि उनके बीच जो स्पेस है वो डिक्रीज होगी। सो ऐसी बॉडी को हम रिजिड नहीं कहेंगे। सो इन शॉर्ट, रिजिड बॉडी जो होगी उसमें होगा क्या, जो डिस्टेंस होगी पार्टिकल्स के बीच वो फिक्स्ड होगी, मतलब बॉडी के अंदर कोई भी चेंज शेप एंड साइज के अंदर नहीं आता है। सो इस बॉडी को हम क्या कहेंगे सिंपल वे में, रिजिड बॉडी। सो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी। ये चीज़ आपको याद रखनी है सिंपल वे में। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम, यानी कि एक रिजिड बॉडी जो हमारे पास होगी उसको हम कब कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, क्लियर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। सो देखिएगा, रिजिड बॉडी हमारे पास कब इक्विलिब्रियम में कहलाती है, अगर जितने भी ट्रांसलेशनल फोर्स, सो ऐसे आप कहोगे कि रिजिड बॉडी हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम में। अगर ऑल ट्रांसलेशनल फोर्स हमारे पास क्या होंगे, इफ़ ऑल, या फिर ऐसे आप लिखोगे ऑल ट्रांसलेशनल, जो रिजिड बॉडी हमारे पास है, ऑल ट्रांसलेशनल फोर्सेस आर जीरो, यानी कि समीशन ऑफ ऑल ट्रांसलेशनल फोर्स, जितने भी उसमें ट्रांसलेशनल फोर्स लग रहे होंगे। ऐसे हमारे पास है कोई बॉडी, ये हमारे पास है बॉडी, इसमें फोर्स F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 फोर्स, F4 फोर्स, F5 फोर्स, जितने भी फोर्स आप अप्लाई करोगे उन सभी फोर्स का समीशन कितना होना चाहिए, उन सभी फोर्स का। फॉर एग्जांपल F1, F2, F3, F4, F5, ऐसे आपने फोर्सेस अप्लाई किए। सो जो समीशन है सारे फोर्सेस का, समीशन मतलब एडिशन, वो कितना हमारे पास होना चाहिए, दैट शुड बी ज़ीरो। फोर्स मतलब आप कहोगे फोर्स हमारे पास क्या होता है, डी पी अपॉन डी टी। सो टोटल फोर्स या डी पी अपॉन डी टी हमारे पास क्या होना चाहिए, ज़ीरो। सो इस बॉडी को हम क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम। सो हम कहेंगे बॉडी क्या है, बॉडी इक्विलिब्रियम में हमारे पास है, यानी कि रिजिड बॉडी जो हमारे पास है दैट इज इन इक्विलिब्रियम। सो ये होगी पहली कंडीशन की सारे ट्रांसलेशनल फोर्स हमारे पास क्या होने चाहिए, ज़ीरो। इसी हिसाब से जितने भी रोटेशनल फोर्स होंगे, जो बॉडी को क्या कराना चाहेंगे, रोटेट कराना चाहेंगे, ऑल रोटेशनल फोर्स, जितने भी रोटेशनल फोर्स हैं दे आर ज़ीरो, यानी कि जितने भी रोटेशनल फोर्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। रोटेशनल फोर्स हमारे पास क्या है, एक टाइप से टॉर्क, क्लियर, एक टाइप से क्या हमारे पास, टॉर्क। सो आप कहोगे टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 प्लस सो ऑन, क्लियर, यानी कि जितना भी आप ले लो, क्लियर, सो ऑन अप टू एन, क्लियर, अप टू टॉर्क एन हमारे पास क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। एंड टॉर्क आपने कल देखा, टॉर्क हमारे पास क्या होता है, डी एल अपॉन डी टी। सो आप कहोगे डी एल अपॉन डी टी शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि टोटल टॉर्क जो एक बॉडी के ऊपर लग रहा है, जितना भी टॉर्क एक बॉडी के ऊपर लग रहा है, सो अगर
टोटल टॉर्क जीरो निकल के आ रहा है, सो आप कहोगे रिजिड बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। या फिर उसके ऊपर जो ट्रांसलेशनल फोर्स होंगे, ये वाला फोर्स dp/dt, अगर ये जीरो निकल के आ रहा है, सो आप कहोगे बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में। यानी कि इन शॉर्ट कोई भी फोर्स हो, चाहे ट्रांसलेशनल या रोटेशनल, इनका समीशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे इसको, इस कंडीशन को हम कहेंगे रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम। नाउ अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, देखिए जो इक्विलिब्रियम हमारे पास होता है, पहले हम इक्विलिब्रियम की भी थोड़ी बहुत बात करेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स आपके बन सकते हैं। इक्विलिब्रियम हमारे पास दो टाइप का होता है मेनली, स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेबिलिटी, ऑन द बेस ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल। सो पहले आप समझिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक। नाउ यहाँ पे बात क्या आ गई है, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए, हमारे पास कोई टेबल है, टेबल के ऊपर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, टेबल के ऊपर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है। लेट अस सपोज यहाँ पे आपने कोई ब्लॉक रखा है, ये आपने क्या रखा है, कोई ब्लॉक, किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। नाउ जो ब्लॉक हमारे पास होगा, ये क्या होगा, रेस्ट कंडीशन में होगा। सो बॉडी क्या है, सो ब्लॉक हमारे पास क्या है, ब्लॉक इज एट रेस्ट। सो ब्लॉक हमारे पास क्या है, ब्लॉक इज एट रेस्ट। सो ये जो ब्लॉक हमारे पास है, ये रेस्ट कंडीशन में है। अगर ब्लॉक रेस्ट कंडीशन में है, सो बताइए वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, कोई भी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी या रोटेशनल वेलोसिटी। सो वेलोसिटी यहाँ पे अभी आप नहीं लिखोगे, सो लीनियर वेलोसिटी ज़ीरो होगी या फिर एंगुलर वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी, क्योंकि ब्लॉक हमारे पास क्या है, रेस्ट में। नाउ हम बात कर रहे हैं किसकी, इक्विलिब्रियम की। जब भी बात आएगी इक्विलिब्रियम की, सो इक्विलिब्रियम में हमेशा जो फोर्स होगा, फोर्स हमारे पास नेट फोर्स कितना होगा, ज़ीरो होगा। सो फोर्स हमारे पास कितना होगा, ज़ीरो होगा। ये ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाते हैं, बताइए स्टैटिक इक्विलिब्रियम में फोर्स कितना होगा, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, दिस इज़ लीनियर वेलोसिटी, दिस इज़ एंगुलर वेलोसिटी, बताइए क्या होगा इनका वैल्यू। अच्छा, अगर फोर्स हमारे पास ज़ीरो है, एफ नेट, सो आप लिखना इसको नेट फोर्स, यानी कि टोटल फोर्स जो होगा, क्लियर, टोटल फोर्स जो होगा, जो ये ब्लॉक एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर, टेबल के ऊपर, सो इट विल बी ज़ीरो हमारे पास। अगर फोर्स ज़ीरो, बताइए एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगी। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। क्यों, एफ हमारे पास होता है एम ए, वहीं से ए जो हमारे पास होता है दैट इज एफ बाई एम। अगर एफ ज़ीरो, ए भी हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। सो ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है, किसमें, ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। सो नेट फोर्स भी ज़ीरो, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी भी जीरो, एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो। सो दिस इज लीनियर वेलोसिटी, इसको लिखना, दिस इज लीनियर वेलोसिटी, एंड ये वाली हमारे पास क्या है, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या क्या कंडीशंस हमारे पास होती हैं, सभी आपको याद रखनी है। नाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। जब आप डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करो, पहली बात, जब भी इक्विलिब्रियम आए, आंख बंद करके आपको बताना है कि नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स हमारे पास ज़ीरो होगा। नाउ अगर फोर्स ज़ीरो होगा, एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, डायनामिक कंडीशन की। डायनामिक मतलब मोशन होगा, स्टैटिक मतलब चीज़ें रेस्ट पे होंगी, डायनामिक मतलब मोशन अपने साथ लाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे आप समझिए, अच्छा इसको नंबर देना, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ यहाँ पे थर्ड कंडीशन, एंड दिस इज़ फोर्थ कंडीशन। यहाँ पे फर्स्ट, देन हमारे पास सेकंड। नाउ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दी। फॉर एग्जांपल कोई कार हमारे पास है, दिस इज़ द कार। यहाँ पे ये जो कार हमारे पास है, ये रोड के ऊपर है। नाउ ये जो कार हमारे पास है, लेट अस सपोज ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड। नाउ अगर जो हमारे पास कार है वो कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, क्लियर। सो अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, बताइए एक्सेलरेशन क्या होती है, ज़ीरो। क्योंकि आप कहोगे ना कि एक्सेलरेशन ज़ीरो क्यों आई, क्यों, क्योंकि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, पढ़ा है आपने, हमने पढ़ा हुआ है, मोशन में देखा था हमने काइनेमेटिक्स के अंदर, अगर हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी। सो वेलोसिटी यूनिफॉर्म मतलब v और u का वैल्यू सेम है, सो इट इज़ v माइनस v अपॉन टी या फिर u माइनस यू अपॉन टी, दैट इज़ ज़ीरो। सो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो, बट वेलोसिटी इज़ नॉट ज़ीरो। सो ये चीज़ लिखना कि इस केस में डायनामिक इक्विलिब्रियम में लीनियर वेलोसिटी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, या फिर हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी ज़ीरो नहीं होगी। इन चीज़ों को याद रखना, क्यों, क्योंकि बॉडी जो होगी वो किस में होगी, बॉडी विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन।
सो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। सो बॉडी किस में होगी, दिस इज़ फिफ्थ पॉइंट। यहाँ पे बॉडी किस में होगी, बॉडी हमारे पास रेस्ट पे होगी। सो यहाँ का फिफ्थ पॉइंट क्या, बॉडी रेस्ट में होगी, यहाँ पे बॉडी जो होगी वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी। सो स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। सो इक्विलिब्रियम जहाँ पे भी आएगा नेट फोर्स जीरो आएगा, अगर नेट फोर्स जीरो आएगा एक्सेलरेशन जीरो आएगी। सो ये चीज़ हमेशा याद रखना। एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, डायनेमिक मतलब मोशन होगा, सो वेलोसिटी विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, एंगुलर वेलोसिटी या फिर लीनियर वेलोसिटी दोनों जीरो नहीं होंगी, इनका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। सो दिस इज इक्विलिब्रियम। नाउ अब हम बात करेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। देखिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, सिंपली समझिए, ऐसे समझिए आप, ऐसे आप समझोगे, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ही आप समझिए। दिस इज़ द एग्जाम्पल हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है कोई बर्तन, ये हमारे पास है कोई बावल। नाउ बावल की मैंने क्या की है, शेप्स चेंज की है। नाउ ये जो बर्तन हमारे पास है, इस बर्तन के अंदर हम क्या करेंगे, कोई बॉल रखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बॉल रखी। नाउ जब आप इस बॉल को इधर धक्का दोगे, ये इधर तक जाएगी फिर वापस आएगी। सिमिलरली इस बॉल को इधर धक्का दोगे, ये इधर जाएगी फिर वापस आएगी, क्लियर, फिर वापस आएगी। नाउ यहाँ पे बताइए, अगर हमने बाउल को ऐसे रखा है या फिर किसी बर्तन को ऐसे शेप में रखा है, सो यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे इधर की ओर या इधर की ओर, फॉर एग्जांपल इधर की ओर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये बॉल जो है वो नीचे गिरी, क्या ये बॉल खुद से वापस आएगी, नहीं आ पाएगी। सो इस कंडीशन को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब एक बॉडी की पोजीशन आपने क्या की, डिस्टर्ब की, बट स्टिल ये बॉडी अपनी पोजीशन को वापस एक्वायर कर रही है, इसका मतलब ये जो बॉडी है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है। यहाँ पे दूसरी कंडीशन में आप क्या कर रहे हो, बॉल को आप धक्का दे रहे हो, ये जो बॉल है ये गिरते गिरते यहाँ पे आएगी, क्या ये खुद से वापस आएगी फिर, जी नहीं, जब तक हम इसको वापस ना लाएंगे। सो इसमें टेंडेंसी ये नहीं है कि ये अपने आप को वापस लाए। सो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमारे पास है बॉल, अब हमने क्या लिया, प्लेन सरफेस, यहाँ पे मैंने बॉल को धक्का दिया, ये बॉल चलती जाएगी फिर यहाँ पे आएगी, यहाँ पे रुक जाएगी, फिर से मुझे क्या करना होगा, अगेन मुझे बॉल को धक्का देना होगा, ये यहाँ तक जाएगी। सो इस केस में मुझे क्या करना पड़ रहा है, बॉल को धक्का दे रहा हूँ, कुछ डिस्टेंस पे बॉल चल रही है फिर रुक रही है, फिर धक्का दे रहा हूँ फिर चल रही है, फिर बॉल जो है वो रुक रही है। सो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो ये हमारे पास क्या है, इट इज़ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो ये हमारे पास है बेस्ट वेज टू रिमेंबर स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है, अगर आप बॉडी की पोजीशन या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रहे हो, बॉडी वापस अपनी पोजीशन पे आती है, यहाँ पे बॉडी बिल्कुल भी वापस नहीं आ पाएगी, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। सो पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। सो पहला पॉइंट हमारे पास नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। सो नेट फोर्स हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो किसी भी कंडीशन में। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। इक्विलिब्रियम हमने स्टार्टिंग में ही देखा, जब इक्विलिब्रियम में चीज़ें होंगी फोर्स हमारे पास क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। नाउ इसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज़ सिंपली potential energy gradient. It is denoted by du by dx. So थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, du by dx, du by dx। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, du by dx। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। देखिए ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब आपको समझाते हैं, ग्रेडियंट होता क्या है, ग्रेडियंट होता क्या है। यहाँ पे रफली याद रखना, नोट करके याद रखना कि ग्रेडियंट होता क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जांपल प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, अगर मैं आपसे क्या कहूँ, प्रेशर ग्रेडियंट, हमेशा ये चीज़ याद रखना। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब जो प्रेशर हमारे पास है उसको मैं डिवाइड बाई कर रहा हूँ डिस्टेंस। सो किसी भी चीज़ को अगर आप क्या करोगे, डिस्टेंस से डिवाइड करोगे, क्लियर, यानी कि प्रेशर का वेरिएशन आप देख रहे हो ओवर डिस्टेंस, आप क्या देख रहे हो, प्रेशर का वेरिएशन आप देख रहे हो ओवर डिस्टेंस, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। सिमिलरली अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, अगर मैं आपसे कहूँ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, आप इसको कैसे लिखोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पोटेंशियल एनर्जी इज यू, आप लिखोगे डी यू अपॉन डी एक्स। नाउ
क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन हम देख रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या है, डिस्टेंस। सो अगर किसी भी चीज़ का वेरिएशन आप देख रहे हो विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी कि आप डिवाइड बाई, मैथमेटिकली आप डिवाइड बाई डिस्टेंस कर रहे हो, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस चीज़ को हम कहते हैं ग्रेडियंट। सो यहाँ पे प्रेशर को हम देख रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, सो इट इज़ प्रेशर ग्रेडियंट। यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को देख रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, सो इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। या फिर एनर्जी ग्रेडियंट कहिए। एनर्जी ग्रेडियंट मतलब आप लिखोगे DE/dx। सो किसी भी चीज़ को अगर आप देख रहे हो उसका वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। सो प्रेशर ग्रेडियंट, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो DU/dx क्या है? इसको हम क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। नाउ इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट होगा वो ज़ीरो होगा, वो ज़ीरो होगा। क्लियर? इस केस में क्या होगा? इस केस में ज़ीरो होगा, एंड इस केस में भी ज़ीरो होगा, एंड इस केस में भी ज़ीरो होगा। सो हर एक केस में जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट है वो ज़ीरो होगा। क्लियर? वो हमारे पास ज़ीरो होगा। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट हमारे पास क्या होगा? ये ज़ीरो होगा। क्लियर? ये हमारे पास क्या होगा? ज़ीरो होगा। एंड इस केस में बताइए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी बॉल को वापस लाने में? मिनिमम एनर्जी। क्यों? क्योंकि बॉल यहाँ से इधर की ओर गई, क्या आपको इस बॉल को यहाँ से एनर्जी देनी है वापस लाने के लिए? जी नहीं। आप बॉल को धक्का दोगे, ये यहाँ तक जाएगी, फिर वापस खुद आएगी। सो आपको यहाँ पे मिनिमम एनर्जी देनी पड़ रही है। यहाँ पे देखिए बॉल नीचे आई, ये गिर गई इधर की ओर। अब आपको मैक्सिमम एनर्जी चाहिए इसको वापस लाने में। क्लियर? यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी, यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम एनर्जी क्या होगी? मिनिमम यहाँ पे। अच्छा, इस केस में आप क्या कहोगे? इस केस में हमारे पास जो एनर्जी होगी दैट विल बी कांस्टेंट। सो इस केस में जो फोर्थ पॉइंट हमारे पास होगा, यू जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी मिनिमम, दैट विल बी मिनिमम। सो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी मैक्सिमम, आपको मैक्सिमम एनर्जी चाहिए होगी। एंड इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बेसिकली क्या रहेगी? वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। सो ये कुछ कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल की, ये आपको याद रखनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिनिमम एनर्जी कैसे? क्योंकि बॉल यहाँ से यहाँ गई, ये खुद से वापस आएगी, आपको एनर्जी नहीं देनी है। यहाँ पे बॉल इधर की ओर आई, जब तक ना आप बॉल को वापस उठाओगे, यहाँ पे लेके आओगे, खुद से बॉल नहीं आएगी, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम। क्लियर? सो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम कहते हैं मैक्सिमा। इसको हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम कहते हैं मिनिमा। मिनिमा मैथमेटिकली आप कैसे ये बता सकते हो कि यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? d²u/dx² जो हमारे पास यहाँ पे होगा दैट विल बी ज़ीरो। इस कंडीशन में क्या होगा? d²u/dx² जो होगा दैट विल बी लेस देन ज़ीरो। जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनको ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन इन ए रिजिड बॉडी। नाउ देखिए मोशन हमारे पास, टाइप्स ऑफ मोशन इन ए रिजिड बॉडी। देखिए दो टाइप के मोशन होते हैं। पहले तो प्योर ट्रांसलेशनल एंड प्योर रोटेशनल। सो ट्रांसलेशनल मतलब ऐसे सीधे चल रहा है। अच्छा, रोटेशनल मतलब रोटेट कर रहा है। अब जो ट्रांसलेशनल है इट कैन बी रेक्टिलिनियर या फिर इट कैन बी हमारे पास कर्वीलिनियर। सो ये रेक्टिलिनियर या फिर हमारे पास क्या हो सकता है? कर्वीलिनियर। बस इतना आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, सिंपल भाषा में आपको समझना है। देखिए ऐसे समझिए, हमारे पास ऐसे आप समझोगे, ये मैंने लेटर सपोज एक रॉड ली। नाउ ये जो रॉड मेरे पास है ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, या फिर ये कोई पार्टिकल, इसके मैंने दो पार्टिकल्स लिए। नाउ मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ? फोर्स अप्लाई। नाउ अब आपको पता है कि ये ऐसे जाएगी हमारे पास, ये ऐसे हमारे पास जाएगी, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगी। सो फाइनली ये मेरे पास क्या होगी? इधर की ओर आएगी। क्लियर? ये हमारे पास क्या है? इधर की ओर आएगी। सो इसमें जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? अगर ये पार्टिकल 1 है, ये 2 है, सो मोशन के बाद ये 1 होगा, ये भी मतलब ये 1 ही होगा, ये 2 ही होगा। सो इसमें कोई भी चेंज हमारे पास नहीं आएगा। नाउ दूसरी कंडीशन देखिए, ये हमारे पास है यही रॉड, ये हमारे पास है यही रॉड। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसी रॉड को देखिए, इसी रॉड को देखिए, ये इसका पॉइंट 1, ये इसका पॉइंट 2, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2 हमारे पास। नाउ देखिएगा कर्वी लीनियर क्या होता है? कर्वी लीनियर में ये ऐसे मूव करेगी, ध्यान से देखिएगा जैसे मैं दिखा रहा हूँ। सो कर्वी लीनियर में पहले ये यहाँ पे होगी, फिर ये ऐसे यहाँ पे आएगी, फिर इधर की ओर जाएगी, यानी कि एक
कर्वड पाथ में ये क्या करेगी, ये ट्रैवल करेगी। सो इस केस में ऐसे इसका जो मोशन है वो ऑकर करेगा। क्लियर। सो एग्जांपल है पैराबोलिक मोशन हमारे पास, जैसे हमारे पास पैराबोलिक मोशन होता है। सो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल इज पैराबोलिक मोशन। बट स्टिल इस केस में भी अगर आप देखोगे जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं दैट इज़ 1 and 2, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। उनकी पोजीशन, बॉडी भले ही करू में ट्रैवल कर रही है बट जो पार्टिकल्स हमारे पास हैं उनकी पोजीशन चेंज यहाँ पे नहीं हो रही है। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, ये 1 यहाँ पे भी, ये 2 यहाँ पे भी, ये 1 यहाँ पे भी, ये 2 यहाँ पे भी। ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, कर्वीलीनियर। सो रिजिड बॉडी में या तो ट्रांसलेशन मोशन में रेक्टिलीनियर मोशन होगा यानी कि स्ट्रेट पाथ के अलोंग, या फिर हमारे पास क्या होगा, एक करू के अलोंग यानी कि कर्वीलीनियर। सो दिस इज स्ट्रेट पाथ के अलोंग, दिस इज करू के अलोंग। बट ट्रांसलेशन मतलब ही कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। नाउ प्योर रोटेशनल मोशन यहाँ पे समझिए, ऐसे समझिएगा, ऐसे समझिएगा, ऐसे समझिए आप, वेट ए सेकंड, ऐसे समझिए आप। फिगर से यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प लेनी पड़ेगी चीज़ें याद रखने के लिए। सो लेट अस सपोज यहाँ पे ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, फिर हमारे पास ये वाला पॉइंट। क्लियर। लेट अस सपोज ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ पॉइंट 1, दिस इज़ पॉइंट 2, दिस इज़ पॉइंट 3, दिस इज़ पॉइंट 4। नाउ रोटेशनल मतलब जब इसके ऊपर टॉर्क लगेगा ये बॉडी क्या होगी, ये ऐसे हमारे पास रोटेट होगी। देखिए ये बॉडी हमारे पास क्या होगी, ऐसे रोटेट होगी। ये बॉडी हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास रोटेट होगी। यहाँ पे मैं इस चीज़ को पेस्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे ये बॉडी क्या होगी, फॉर एग्जांपल ऐसे रोटेट होगी। सो इसमें जो पोजीशन है पार्टिकल्स की आफ्टर रोटेशन वो क्या होंगी, चेंज होंगी। देखिए 1 यहाँ पे था, अब 1 यहाँ पे आ गया। अच्छा 2 यहाँ पे था, अब 2 इधर की ओर गया। सो जितना बॉडी को घुमाओगे उतना हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन क्या होगी, पोजीशन यहाँ पे चेंज होगी। सो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, प्योर रोटेशनल, यानी कि पार्टिकल्स की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। सो प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशनल। ट्रांसलेशनल में रेक्टिलीनियर एंड कर्वीलीनियर। बस आपको याद रखना, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बट स्टिल दिमाग में ये चीज़ रखना। नाउ अब हम बात करेंगे मेन टॉपिक की, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फिर रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क डिराइव करना है हमें। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगेन डेरिवेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, इसकी डेरिवेशन हमें देखनी है, किसकी, रेडियस ऑफ गायरेशन की। एंड फिर जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, कुछ बॉडीज़ का हमें निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास। नाउ देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल वे में ऐसे आप समझिए, कोई बॉडी हमारे पास है, ये हमारे पास है कोई बॉडी। देखिए ये दो चीज़ों से बना है, मोमेंट एंड इनर्शिया। अच्छा मोमेंट मतलब फॉर एग्जांपल मोमेंट क्या होता है हमारे पास, सिंपली किसी पार्टिकल की टेंडेंसी कि ये क्या करे, ये पार्टिकल जो हमारे पास है ये सर्कुलर पाथ में जाए, या फिर ये क्या करे, ये रोटेट करे। ये हमारे पास क्या करे, ये हमारे पास रोटेट करे। क्लियर। ये हमारे पास क्या करे, ये हमारे पास पार्टिकल क्या करे और रोटेट करे। सो इट इज़ हमारे पास सिंपली मूवमेंट है। नाउ इनर्शिया, इनर्शिया का काम क्या होता है, इनर्शिया का काम होता है कि ये जो इस पार्टिकल की टेंडेंसी है, इस पार्टिकल की टेंडेंसी क्या है, इस पार्टिकल की टेंडेंसी है कि मैं क्या करूँगा, मैं रोटेट करूँगा, या फिर मैं इस सर्कुलर पाथ में घूमूंगा, या फिर मैं रोटेट करूँगा। क्लियर। ऐसे मैं रोटेट करूँगा अपनी एक्सिस पे, या फिर इस पाथ पे मैं रोटेट करूँगा। अब अगर कोई चीज़ इसको क्या कर रही है, इसकी रोटेशन को रेजिस्ट कर रही है, इसकी रोटेशन को क्या कर रही है, ऐसे आप मानिए रेजिस्ट कर रही है। सो इस फिनोमेना को, या फिर सॉरी फिनोमेना नहीं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये किसी बॉडी की क्या होगी, ये किसी बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी होगी, किसी बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी होगी। सो इस बॉडी को हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस बॉडी को हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कॉलम है, कॉलम मतलब ये मेरे पास कोई पिलर है। नाउ इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, पिलर हमारे पास है, आप समझिए आपके घर का पिलर है। नाउ इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, लेट अस सपोज अर्थक्वेक फोर्स लग रहा है। सो अर्थक्वेक फोर्स क्या करेगा, इस बॉडी को शेक करता है। आपको पता है अर्थक्वेक के मतलब जूरिंग क्या होता है, बॉडी की शेकिंग होती है। सो बॉडी जो है ये बेसिकली अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहती है, या इसमें टेंडेंसी है कि ये बॉडी क्या होना चाहती है, ये रोटेट होना चाहती है। क्लियर। ये रोटेट होना चाहती है। नाउ इस बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी,
इस बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी जो क्या करे, जो इस रोटेशन को रेजिस्ट करे, जो इस रोटेशन को रेजिस्ट करे। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉडी इधर घूमना चाहती है अंडर एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी इधर घूमना चाहती है, बट बॉडी इधर घूमना चाहती है, बट बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी जो इस रोटेशन को रेजिस्ट कर रही है, यानी कि ये इसको बोल रही है नहीं मैं आपको रोटेट होने नहीं दूंगा, या फिर मैं आपकी पोजीशन को चेंज होने नहीं दूंगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एंड इनफैक्ट अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ, सिविल इंजीनियरिंग की, उसमें एक यूनिट टोटली किसके ऊपर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एंड प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो ये तो आपने डेफिनेशन समझी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स एनी चेंज। अच्छा, एनी चेंज 2 बार आ गया है, एनी चेंज इसको मैं रब कर लेता हूँ। अच्छा, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स एनी चेंज इन इट्स कंडीशन ऑफ रेस्ट और रोटेशनल मोशन। सो ये अपनी चेंज को क्या करना चाहती है, रेजिस्ट करना चाहती है। रेजिस्ट मतलब अगर ये इसको अर्थक्वेक इसको मोशन में लाना चाहता है, रोटेट कराना चाहता है, सो बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी होगी, ये बोलेगी नहीं मैं रोटेट नहीं होना चाहूँगी, सो ये रेजिस्ट करेगी। एंड उसी रोटेशन के रेजिस्ट करने को हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ masses ऑफ द पार्टिकल एंड द स्क्वायर ऑफ द रेस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे आपको समझाते हैं। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, अगर मेरे पास कोई अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, ऐसे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, नाउ ये मैं मानूंगा ये इस ऑब्जेक्ट की एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये जो पार्टिकल है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, इस एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा। लेट अस सपोज ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है यहाँ पे, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे पार्टिकल्स ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल्स लिए। लेट अस सपोज यह पार्टिकल 1, ये पार्टिकल 2, ये पार्टिकल 3। नाउ इस एक्सिस से ये पार्टिकल की डिस्टेंस है लेट अस सपोज r1, इस पार्टिकल की डिस्टेंस है लेट अस सपोज r2, इस पार्टिकल की डिस्टेंस है r3, ये वाले पार्टिकल की डिस्टेंस है r4। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, ध्यान दीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो एक एक्सिस के अबाउट, आप इस एक्सिस के अबाउट देख रहे हो चीज़ें, क्लियर। सो इस एक्सिस को आप रेफरेंस ले रहे हो, क्यों, क्योंकि इसी के अबाउट ये रोटेट कर रही थी। अच्छा, इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ masses ऑफ द पार्टिकल्स एंड द स्क्वायर ऑफ द रेस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। सो ऐसे आप कहोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज़ डिनोटेड बाय आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से हम डिनोट करते हैं। इट इज़ इक्वल टू हमारे पास, लेट अस सपोज ये जो पार्टिकल हमारे पास है इसका मास m1 है, ये जो पार्टिकल है इसका मास कितना है m2, ये जो पार्टिकल है इसका मास है m3, ये जो पार्टिकल है इसका मास है m4। सो देयरफॉर आई जो हमारे पास होगा इट विल बी m1 r1 स्क्वायर प्लस हमारे पास m2 r2 स्क्वायर प्लस हमारे पास m3 r3 स्क्वायर प्लस हमारे पास इस हिसाब से सो ऑन अप टू हमारे पास किधर की ओर, अप टू हमारे पास mn rn स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका। यानी कि आप क्या करते हो, जो मास है पार्टिकल का उसको आप प्रोडक्ट मतलब उसको आप मल्टीप्लाई करते हो किसके साथ, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ masses ऑफ द पार्टिकल एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का प्रोडक्ट आप लेते हो। सो इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो। सो फिर सिंपली आप क्या कहोगे, सिंपली आप कहोगे आई जो हमारे पास होगा इट विल बी समीशन, यानी कि इन सब चीज़ों का समीशन आप लोगे, समीशन एम आर स्क्वायर, ऐसे आप कहोगे समीशन एम आई आर आई स्क्वायर वायर आई इज इक्वल टू 1 to n। या फिर इन शॉर्ट आप याद रखोगे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा दैट विल बी एम आर स्क्वायर। सो ऐसे आप क्या करते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालते हो, मतलब विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट फार्मूला ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालते हो। बेसिकली हमारे पास 2 थ्योरम्स होती हैं, दैट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। उनको क्या किया गया आपके सिलेबस से पहले, वो मतलब 2024 से पहले आपके सिलेबस के अंदर होती थी, बट उनको क्या किया गया, डिलीट किया गया, अदरवाइज हमें उनको भी देखना होता था, अब उनको देखने की नीड नहीं है।
नाउ यूनिट एंड डायमेंशन की अगर आप बात करोगे, बताइए यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा। यहाँ पे m दैट इज मास, r क्या है डिस्टेंस, सो यूनिट क्या होगा मास। अच्छा m इज मास, ये याद रखना, दिस इज नॉट मीटर, ये हमारे पास क्या है मास, यानी कि kg, r क्या है डिस्टेंस यानी कि मीटर स्क्वायर, सो kg मीटर स्क्वायर। डायमेंशन जरा बताइए, m क्या है मास, सो इट विल बी m, r क्या है डिस्टेंस, सो इट विल बी ml स्क्वायर। और इसी चीज़ को आप क्या कहोगे, इट विल बी ml स्क्वायर t0 या फिर m1l2 t0। सो ये हमारे पास होंगे डायमेंशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहली बात तो पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी जैसे आप देख रहे थे पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनकी जो एक्सिस हमारे पास है उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन हमारे पास क्या है। अच्छा कहाँ पे लोकेट है एक्सिस हमारे पास। फिर ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस जो हमारे पास है वो किधर की ओर हमारे पास है, एक्सिस जो हमारे पास है वो किधर की ओर है। फॉर एग्जांपल इस शेप को समझिए, ये मैंने यहाँ पे रिंग ली, क्लियर, ये मैंने क्या ली, ये मैंने यहाँ पे एक रिंग को कंसिडर किया, एक रिंग को कंसिडर किया। नाउ ध्यान दीजिए, ये मैंने क्या लिया, ये जो एक्सिस है ये आप कहोगे इट इज पासिंग थ्रू दी सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दी रिंग। एक तो ये एक्सिस क्या पास कर रही है, ध्यान से देखिए, ये जो एक्सिस मैं ड्रा कर रहा हूँ एक तो ये रिंग के सेंटर से पास हो रही है, दूसरा ये रिंग के ऊपर क्या पड़ रही है, ये परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ रही है। सो ये एक एक्सिस हो सकती है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन इस रिंग में। अच्छा दूसरी एक्सिस क्या हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, इट विल बी हमारे पास ऐसे एक्सिस होगी, इसको क्या कहेंगे हम, अलोंग डायामीटर। सो ये वाली एक्सिस क्या है, अलोंग डायामीटर, या फिर ऐसे भी रिंग हो सकती है, अलग अलग ओरिएंटेशन में ऐसे भी रिंग हो सकती है। एंड अगर ऐसे हमारे पास एक्सिस है इसको कहेंगे हम अलोंग डायामीटर। ये आपको समझना है यहाँ पे। ये जो पहली एक्सिस मैंने ड्रा की इसको हम कहते हैं अबाउट सेंटर, अबाउट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दी रिंग, या फिर परपेंडिकुलर टू दी रिंग, अबाउट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दी रिंग, ये पहली एक्सिस, ये दूसरी एक्सिस। या फिर अगर रिंग की ओरिएंटेशन ऐसे हुई, ध्यान दीजिए, अगर रिंग की ओरिएंटेशन ऐसे हुई सो उस केस में ये ऐसे बनेगा, जो पहला केस मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो पहला केस मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको हम क्या कहते हैं, पहला केस जो हमारे पास है, आई विल राइट इट अगेन। सो जो पहला केस हमारे पास है या फिर पहली ओरिएंटेशन, क्लियर, पहली ओरिएंटेशन इट इज़ अबाउट इसको हम कहते हैं अबाउट सेंटर, यानी कि अबाउट सेंटर। अच्छा या फिर पासिंग थ्रू दी सेंटर, अबाउट सेंटर ऑफ एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द रिंग, एंड परपेंडिकुलर टू द रिंग, या फिर परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, एंड परपेंडिकुलर टू द, आप ये कहिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हम रिंग विंग यहाँ पे नहीं कहेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, अबाउट डायामीटर, ये दूसरी एक्सिस हो सकती है या फिर दूसरी ओरिएंटेशन हमारे पास। इन चीज़ों को अच्छे से समझिए। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके डायमीटर के अलोंग एक्सिस निकाली, देखिए यही है ना डायमीटर, या अगर ऐसे खड़े होगी रिंग सो ऐसे इसका डायमीटर आएगा, दिस विल बी अलोंग द डायमीटर। एंड तीसरी ओरिएंटेशन जो हमारे पास बनती है दैट इज़ अबाउट टेंजेंट, दैट इज़ अबाउट टेंजेंट। सो ये जनरली ये तीन एक्सिस के अलोंग हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करते हैं, आगे आप देखोगे भी। सो इन तीन एक्सिस के अलोंग हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा नाउ देखिए, अच्छा इसकी एग्जांपल अभी हमने देखी ही नहीं, ऐसे रिंग होगी या फिर रिंग हमारे पास ऐसे होगी। सो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अबाउट टेंजेंट। सो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रा किया, सो ऐसे होगी, या फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ऐसे आपने टेंजेंट ड्रा किया, सो किसी भी टेंजेंट के ओर, क्लियर, या फिर यहाँ पे ऐसे आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। सो अबाउट टेंजेंट यहाँ पे अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सो ध्यान से देखिएगा, एक ही रिंग हमारे पास है, एक ही रिंग हमारे पास है, जब हम क्या पास कर रहे हैं, इस एक्सिस पे देख रहे हैं, ये कौन सी एक्सिस है, और यहाँ पे लिखिएगा ये कौन सी एक्सिस है, अबाउट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। फिर आपने क्या किया, इसके अलोंग देख रहे हो अबाउट डायामीटर, इसके अलोंग क्या होगा, इसके अलोंग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब आप क्या कर रहे हो, इस एक्सिस से अलोंग देख रहे हो, मतलब
अबाउट दी टेंजेंट, इसके अलॉन्ग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस किधर की ओर है, फिर ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। एक ही यहाँ पे इसी एग्जांपल में आपने दोनों पॉइंट समझे। ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस हमारे पास जो रिंग है वो ऐसे है कि ऐसे हमारे पास है, क्लियर। अच्छा, शेप ऑफ दी बॉडी, बॉडी की शेप कैसी है, फॉर एग्जांपल रिंग मैंने यहाँ पे बनाई, जब आप स्क्वायर देखोगे उसका अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जब आप डिस्क देखोगे उसका अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। फिर साइज का बॉडी, अच्छा साइज पे भी डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी का। अच्छा, सो ये जो चीज़ें हैं ये इफेक्ट करती हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है। आपके बोर्ड में पूछा जाता है या फिर एमसीक्यूज भी यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। देखिए सिंपल सी रिलेशन है, जल्दी जल्दी इसको समझ लेते हैं। हमने देखा टॉर्क जो हमारे पास होता है दैट इज़ आर क्रॉस एफ, जल्दी जल्दी करेंगे। सो टॉर्क जो हमारे पास है दैट इज़ आर क्रॉस एफ, या फिर आप कहोगे इट इज़ आर एफ साइन थीटा। टॉर्क हमारे पास क्लियर आर एफ साइन थीटा। अच्छा, लेट अस सपोज थीटा मेरे पास कितना है 90 डिग्री। सो बताइए टॉर्क क्या होगा, टॉर्क हमारे पास होगा आर एफ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। टॉर्क हमारे पास क्या होगा आर एफ। इसमें और इसमें डिफरेंस है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट मेंशन कर रहे हो, यहाँ पे ये जो इक्वेशन आप बना रहे हो दिस इज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा आर इंटू एफ, क्लियर आर इंटू एफ। नाउ ध्यान दीजिएगा, इसी टॉर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज़ आर इंटू एफ की जगह मैं लिखूंगा मैस इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि एफ हमारे पास क्या होता है एम ए। नाउ इसको नाम दीजिए इक्वेशन 1। फिलहाल इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है। सो सिंपली मैंने क्या किया, टॉर्क की इक्वेशन लगाई आर एफ, फिर थीटा 90 डिग्री पुट किया है, दिस इज इक्वल टू आर इंटू एफ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, फिर एफ की जगह मैंने एम ए पुट किया। अब देखिएगा बट, अब इसके बाद आप लिखोगे बट v जो हमारे पास है लीनियर वेलोसिटी, बताइए किसके बराबर होता है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियल डिस्टेंस r हमारे पास, रेडियल डिस्टेंस r। अगर मैं क्या करूं डिफरेंशिएट करूं, सो इस इक्वेशन को क्या मैं लिख सकता हूं dv अपॉन dt, या फिर आप लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। यहाँ पे ऐसे लिखना डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। सो अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं इस इक्वेशन की विद रेस्पेक्ट टू टी, इट विल बी डी वी बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पे दिस विल बी हमारे पास आर ऐसे ही रहेगा, ओमेगा की डिफरेंशिएशन होगी, क्लियर डी ओमेगा बाई डी टी। नाउ ध्यान दीजिएगा डी वी बाई डी टी यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन, सिंपल एक्सेलरेशन के बराबर। आर ऐसे ही बताइए डी ओमेगा बाई डी टी किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन देखा था हमने, अल्फा किसके बराबर था, डी ओमेगा बाई डी टी। सो सिंपली आपने क्या किया, ए इज इक्वल टू आर अल्फा निकाला, इस इक्वेशन को नाम दीजिए 2। अब इस इक्वेशन को आप पुट करिए किसमें, इक्वेशन 1 में। सो आप लिखोगे पुटिंग, ऐसे लिखना पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1, इक्वेशन 2 पुट करेंगे हम 1 के अंदर। सो टॉर्क जो हमारे पास होगा दिस विल बी आर इंटू एम इंटू ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह हमारे पास आएगा आर इंटू अल्फ़ा। सो ए की जगह, इस ए की जगह हमने क्या किया आर इंटू अल्फ़ा डाला, क्लियर आर इंटू क्या डाला हमने अल्फ़ा डाला। नाउ दिस विल बी इक्वल टू एम, फिर यहाँ पे आर स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखिएगा दिस विल बी एम, यहाँ से आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। बताइए एम आर स्क्वायर, अभी आपने देखा एम आर स्क्वायर क्या होता है, इट इज़ आई, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो टा जो आपका निकला इसको टा पढ़ते हैं या फिर इट इज़ टॉर्क। सो जो टॉर्क आपका निकला इट इज़ इक्वल टू आई अल्फा। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो टॉर्क जो होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो टॉर्क जो हमारे पास होता है इट इज़ आई अल्फा, वायर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या है, अल्फा इज हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। सो आई यहाँ पे क्या है, आई विल राइट इट एज MOI, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या है, अल्फा हमारे पास है एंगुलर एक्सेलरेशन। सो दिस इज द रिलेशन हमारे पास टॉर्क एंड किसके बीच, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच। एग्जाम में पूछी जाती है बोर्ड में इसकी डेरिवेशन। अच्छे से आप क्या करना, इस डेरिवेशन को लिखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। नाउ एक और डेरिवेशन हमारे पास, एक और रिलेशन हमारे पास, इट इज़ रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम मतलब L, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब I। यहाँ पे क्या था,
रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और टॉर्क दैट इज टा हमारे पास। सो देखिए हमने रिलेशन टा इज इक्वल टू आई अल्फा। नाउ यहाँ पे अगेन हमें क्या करनी है, रिलेशन निकालनी है। देखिए सिंपल सी रिलेशन इसकी भी हमारे पास है। वी नो दैट ऐसे लिखना, वी नो दैट जो एल हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है हमारे पास है, आर क्रॉस पी के बराबर। दिस इज आर क्रॉस पी, या फिर आई कैन राइट इट एज दिस इज आर क्रॉस यहाँ पे। अच्छा पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एम इंटू वी। क्यों, पी हमारे पास क्या है, पी इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा सिंपली एम इंटू वी। अच्छा ये वी मेरे पास क्या है, दिस इज लीनियर वेलोसिटी। सो यहाँ पे आप लिखना पी जो हमारे पास होता है दैट इज एम वी। अच्छा अब ये वी जो मेरे पास है इट इज़ लीनियर वेलोसिटी। बताइए लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा इंटू आर, अभी आपने देखा। सो आई कैन राइट इट एज, और आई विल राइट एल इतना होगा, और आई कैन राइट एल मेरे पास ऐसे होगा, दिस विल बी आर। अच्छा फिर यहाँ से एम, फिर यहाँ से वी की जगह आई विल पुट ओमेगा इंटू आर। सो मैंने क्या पुट किया, ओमेगा इंटू आर। सो बताइए ये क्या बनेगा हमारे पास, दिस विल बिकम एम। अच्छा फिर दिस विल बिकम, अच्छा एम आर और आर दो बार। सो ये क्या बनेगा हमारे पास, दिस विल बिकम एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ध्यान से देखिएगा ये ओमेगा, ये आर, इसमें अब वेक्टर आप हमने लगाए, चलिए यहाँ पे वेक्टर हटा लेते हैं पहले, आपको कन्फ्यूजन होगा। सो हमारे पास क्या है, आर दो बार, सो आर दो बार दैट इज आर स्क्वायर, फिर हमारे पास है एम। सो एम आर स्क्वायर हमारे पास क्या है, एम आर स्क्वायर इज हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो एल हमारा क्या निकला, एल हमारा निकला आई इंटू ओमेगा। सो ये हमारे पास है रिलेशन किसके बीच, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच। सिंपल सी रिलेशन है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हो गया ये भी खत्म। नाउ लास्ट टॉपिक दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। इसके बाद हमें एक टेबल यहाँ पे देखना है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर सम बॉडीज। नाउ उससे पहले हम क्या देखेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन एंड इसकी डेरिवेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन आप ऐसे मानिए कि रेडियस ऑफ गायरेशन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डिस्टेंस। अरे यार ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक डिस्टेंस। सो ऐसे आप मानिए ये हमारे पास है कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारे पास है इस ऑब्जेक्ट की एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर, ये हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ अगर मैं फॉर एग्जांपल ये जो बॉडी मैंने बनाई, इस बॉडी का यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं क्लियर इस पोजीशन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस बॉडी का सारा मास यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि इस बॉडी का, ये जो बॉडी आपको दिख रही है, इस बॉडी का सारा मास इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। नाउ यहाँ से अगर मैं, ये हमारे पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करूँ, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, रेडियस ऑफ गायरेशन, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय के। सो इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। सो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट from axis of rotation. Clear, this is the axis of rotation, where if whole mass of the body were concentrated, then the body will have the same moment of inertia about that axis as with the actual distribution of mass about the same axis. यानी कि इस axis के about जो हमारे पास moment of inertia होगा वो बिल्कुल किसके बराबर होगा, जो हमारे पास जो हमने mass का distribution देखा बिल्कुल उस axis के about। सो ये सिंपली हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन। मैथमेटिकली आप लिखोगे, मैथमेटिकली आपने क्या देखा, आपने देखा आई जो हमारे पास है दैट इज़ एम आर स्क्वायर। क्लियर, दैट इज़ मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर हमारे पास। और अगर मैं यहाँ से आर स्क्वायर निकालूँ, बताइए आर स्क्वायर किसके बराबर निकलेगा, एम डिवाइड में आएगा। सो दिस विल बी हमारे पास आई डिवाइड बाई एम। अगर मैं यहाँ से आर निकालूँ, बताइए आर किसके बराबर होगा, इस चीज़ को फिलहाल यहाँ से हटाइए, ये हम नीचे देखेंगे। आर हमारे पास किसके बराबर होगा, स्क्वायर इधर जाएगा, ये रूट बनेगा, दिस विल बी आई अपॉन एम, और आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, के। सो के हमारे पास होता है अंडर रूट आई बाई एम इन शॉर्ट। सो दिस इज दी फॉर्मूला किसके लिए, ये हमारे पास है फॉर्मूला किसके लिए, रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए। क्लियर, ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला किसके लिए, रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंड बताइए यूनिट क्या होगा, यूनिट सिंपली होगा, क्योंकि देखिए ये एक टाइप से रेडियस है, सो यूनिट होगा मीटर।
अच्छा, डायमेंशन के क्या होंगे हमारे पास? डायमेंशन वही जो लेंथ के डायमेंशन होंगे। सो डायमेंशन हमारे पास एल होंगे। क्लियर, डायमेंशन हमारे पास क्या होंगे? एल होंगे। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो इट इज़ हमारे पास √I/m। अच्छा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो आई इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर, उसके डायमेंशन क्या थे? kg इंटू मीटर स्क्वायर। नीचे हमारे पास क्या होगा? kg। नीचे हमारे पास मैस है ना, सो इट विल बी kg और kg गया। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे √m² बचेगा, दैट इज इक्वल टू m। सो मीटर विल बी दी यूनिट किसका? मीटर हमारे पास यूनिट होगा रेडियस ऑफ गायरेशन का। सो रेडियस आप समझ सकते हो कि ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो यूनिट विल बी मीटर हमारे पास। नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हम बेसिकली यहाँ पे इसकी डेरिवेशन करेंगे। अब हम क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे। सेम जैसे यहाँ पे, अरे यार चलिए इसी को मैं कॉपी करके लाऊंगा। यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास है कोई ऑब्जेक्ट है, डेरिवेशन। क्लियर, ये हमारे पास क्या है? डेरिवेशन किसी अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए। लेट अस सपोज तीन ही ऑब्जेक्ट, तीन मैसेज यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तीन मैसेज हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, m1 m2 m3। क्लियर, m1 m2 m3। सो आप लिखोगे ऐसे, आप लिखोगे कॉन्सिडर a body having n number of particles। इस बॉडी में क्या होंगे? इस बॉडी में हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे इस बॉडी के अंदर। अच्छा, ईच हैविंग a mass ऑफ m। सो हर एक का मैस हमारे पास क्या है? m। लेट, ऐसे आप लिखोगे लेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर आप कहोगे मैसेस m1 m2। क्लियर, या फिर उनकी जगह आप एक भी मैस लिख सकते हो। क्लियर, आपकी मर्जी। चलिए आप लिखना कंसिडर अ बॉडी हैविंग n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ईच हैविंग अ मास ऑफ m1 m2 m3 सो ऑन अप टू mn। m1 m2 m3 सो ऑन अप टू mn हमारे पास। लेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सीस ऑफ रोटेशन ROT फ्रॉम एक्सीस ऑफ रोटेशन, जो आपको दिख रही है ये हमारे पास है, दिस इज एक्सीस ऑफ रोटेशन। ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सीस ऑफ रोटेशन बी R1 R2 R3 जैसे आपको दिख रहा है, सो ऑन। अगर हम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कंसिडर करेंगे सो हम बोलेंगे Rn। क्लियर, नाउ अब आप कहोगे नाउ आई जो हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इट इज़ mr²। सो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इट विल बी m1 r1² प्लस हमारे पास m2 r2² प्लस हमारे पास m3 r3² प्लस सो ऑन अप टू mn rn का स्क्वायर हमारे पास। समझ में आया होगा? क्लियर, समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम लिखेंगे इफ़ ऑल दी पार्टिकल्स हैव सेम मास। अब हम सेम मास कंसिडर करेंगे। इफ दी ऑल दी पार्टिकल्स हैव सेम मास, यानी कि जितने भी पार्टिकल हैं उन सब में क्या है? सेम मास। लेट अस सपोज m। क्लियर, लेट अस सपोज m हमारे पास। सो बताइए इक्वेशन क्या बनेगी? सो m हमारे पास क्या निकलेगा? m हमारे पास कॉमन निकलेगा। सो दिस विल बी m, अंदर क्या रहेगा? R1² प्लस R2² प्लस R3² प्लस सो ऑन अप टू Rn का स्क्वायर हमारे पास। क्लियर, Rn का स्क्वायर हमारे पास। समझ में आ रहा होगा? क्लियर, समझ में आ रहा होगा। नाउ ध्यान दीजिए यहीं पे मैंने क्या कंसिडर किया? मैंने यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसिडर किए। मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर किए? मैंने यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसिडर किए। सो आई कैन कंसिडर एज mn। फिर दिस विल बी R1² प्लस R2² प्लस R3² प्लस सो ऑन अप टू हमारे पास Rn²। या फिर आप ऊपर वाले स्टेप में भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे आप कंफ्यूज होते कि ये m कहाँ से आया। ये वाले m जो है ना, ये सारे हमने क्या किए? इक्वल किए। ये हमने क्या किए? इक्वल किए। नाउ इन mn की जगह फॉर एग्जांपल आई विल राइट ए कैपिटल M, यानी कि टोटल मास। लेट अस सपोज
लेट अस सपोज टोटल मास हमारे पास, क्लियर, लेट अस सपोज टोटल मास हमारे पास, या फिर यहाँ पे लिखिएगा लेट अस सपोज टोटल मास हमारे पास, सो इट इज़ हमारे पास m। अच्छा, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, क्लियर, ध्यान से देखिएगा, इट विल बी r1 स्क्वायर प्लस हमारे पास r2 स्क्वायर प्लस हमारे पास r3 स्क्वायर प्लस हमारे पास सो ऑन अप टू हमारे पास rn स्क्वायर, अप टू rn स्क्वायर। नाउ वेट ए सेकंड, अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंज आप करिए, यहाँ पे आप तो इसको m ही रहने देना, आप इसको आप स्मॉल m ही रहने देना, यहाँ पे आप थोड़ी सी चेंज लाना। यहाँ पे इस स्टेप में आप क्या करना, वेट ए सेकंड, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बेसिकली आप यहाँ पे n और n से मल्टीप्लाई करिए, आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे आप n और n से क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड नीचे यहाँ पे डिवाइड में क्या कर रहा हूँ, डिवाइड में मल्टीप्लाई, यानी कि इन शॉर्ट इस स्टेप में मैंने क्या किया, n नंबर ऑफ पार्टिकल से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया। मैंने क्या किया, इस स्टेप के अंदर यहाँ तक देखिएगा, यहाँ तक बिल्कुल आपको क्लियर था कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे m को कॉमन निकाला। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऊपर भी एंड नीचे भी क्या करूँगा, इसको n और n से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि n और n कटेगा, ये वापस यही इक्वेशन आएगी, ये वापस यही इक्वेशन फिर से आएगी। सो इसमें आप क्या करिए, n और n से आप क्या करिए, ऊपर भी n मल्टीपल, नीचे भी n मल्टीपल। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, जब आप ऊपर मल्टीपल करोगे mn, यानी कि m अगर एक का मैस हमारे पास है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n, सो टोटल मैस कितना बनेगा हमारे पास m, सो लेट अस सपोज, अच्छा, हैविंग सेम मैस m, अच्छा, टोटल मैस हमारे पास कितना बनेगा, कैपिटल M डिवाइड बाई नीचे हमारे पास क्या होगा, नीचे हमारे पास n रहेगा, नीचे हमारे पास ये वाला n रहेगा। नाउ ये mn का मतलब m, मतलब देखिए अगर इनका सेम मैस है मतलब एक पार्टिकल का मैस हमारे पास है m, देखिएगा फॉर एग्जांपल हमने इनिशियली क्या किए, हमने इनिशियली 3 अलग अलग मैस लिए, फिर मैंने कहा कि अगर इन सब का मैस इक्वल होगा, यानी कि इसका भी m इसका भी, बट स्मॉल m। नाउ अगर मैं टोटल मैस निकालूं, आप कहोगे अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एंड एक का मैस है m, सो टोटल मैस कितना होगा, m इंटू n, या फिर उसी को हम क्या कहेंगे, कैपिटल M। समझ में आया होगा। सो डिवाइड बाय आप क्या करोगे, डिवाइड बाय आप n करोगे। यहाँ से I हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी आपने देखा किसके बराबर होगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, I हमारे पास है mr स्क्वायर। क्या डायरेक्टली मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, फिर ये यहीं से निकलेगा ना, के स्क्वायर इज इक्वल टू आई बाई एम, फिर वही बनेगा के इज इक्वल टू रूट आई बाई एम। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इस साइड आई जो हमारे पास होगा इट विल बी एम के स्क्वायर। क्लियर, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा एम के स्क्वायर। और देखिएगा दिस विल बी हमारे पास एम के स्क्वायर होगा, क्या यहाँ से m और m कटेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, के स्क्वायर किसके बराबर बचेगा, इस इक्वेशन के बराबर, के स्क्वायर हमारे पास क्या बचेगा, इस इक्वेशन के बराबर। वेट ए सेकंड, स्पेस यहाँ पे कम पड़ रही है। देखिए लास्ट स्टेप, फिर लास्ट स्टेप क्या बनेगा, अब इसके बाद हम के निकालेंगे, स्क्वायर इधर जाएगा, ये रूट बनेगा। सो इस साइड में इट विल बी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू rn का स्क्वायर डिवाइड बाई n हमारे पास। सो दिस इज दी फाइनल डेरिवेशन जो आपको करनी होती है अपने एग्जाम में, कि के हमारे पास अगर हमारे पास क्या है n नंबर ऑफ पार्टिकल, सो बताइए के हमारे पास किसके बराबर होता है। क्लियर, के हमारे पास किसके बराबर होता है। सो ये आपको के लिए याद रखनी है इक्वेशन। क्लियर, ये आपको के लिए याद रखनी है इक्वेशन। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर था आई की इक्वेशन, यहाँ पे भी क्लियर थी। इसके बाद हमने क्या किया, सेम मैस कंसिडर किया, जो m1 m2 m3 पार्टिकल्स थे उनका मैस हमने m माना। क्लियर, इसके बाद मैंने क्या किया, इस स्टेप में मैंने अब क्या किया, यहाँ पे n और n ऊपर और नीचे क्या किया, मल्टीपल किया। नाउ यहाँ पे इट विल बी m इंटू एन, m इज मैस ऑफ वन पार्टिकल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल n, इसका मतलब जो mn है इट विल बी कैपिटल M के बराबर, ये कैपिटल M के बराबर। यहाँ से I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर या फिर m के स्क्वायर। सो m और m यहाँ से कटा, के स्क्वायर क्या बचा, के स्क्वायर बचा इसके बराबर। क्लियर, या फिर स्क्वायर इधर लेके आओ, ये बनेगा रूट एंड यहाँ से के आपका निकला। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सम बॉडीज। देखिए यहाँ पे
ये हमारे पास जो टेबल्स हैं जो आपको याद यहाँ पे रखने हैं, आपको कितनी शेप्स याद रखनी है? सर्कुलर रिंग, सर्कुलर डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, रॉड, अच्छा फिर रेक्टेंगुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट। 9 शेप्स आपको याद रखनी है इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, जो अभी जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे थे ना, एक्सिस हमारे पास 3 होंगी। कौन कौन सी? अबाउट सेंटर ऑफ एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि सेंटर से पास हो रही है एंड ये प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ रही है, चाहे ऐसे हो या फिर ऐसे हो। दूसरा अबाउट डायमीटर, ऐसे डायमीटर के थ्रू पास हो रही है। तीसरा अबाउट टेंजेंट, यानी कि टेंजेंटली टच कर रही है, टेंजेंशियली क्या कर रही है? टच कर रही है। सो ये 3 एक्सिस हमारे पास हैं जिनके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। देखिए, अबाउट डायमीटर, अबाउट द सेंटर ऑफ एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अबाउट टेंजेंट। सो ये 3 एक्सिस हैं डायरेक्टली। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आप यहाँ पे निकालोगे, आपको बेसिकली डेरिवेशन नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली याद रखना है। आपके सिलेबस में मेंशन भी किया गया। एंड यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आंसर बनेगा। क्लियर? यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे। क्लियर? यहाँ से क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव बनेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इस टॉपिक को अभी स्किप करना चाहते हैं आप कर सकते हो, बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले क्वेश्चन कर पाओगे जब तक आपको इनकी फार्मूलाज याद होंगी। अगर फार्मूलाज याद नहीं होंगी आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सिंपली देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर रिंग के लिए, सर्कुलर रिंग के लिए जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज mr²/2 या फिर 1/2 ऑफ mr²। अच्छा, दिस इज अबाउट डायमीटर, यानी कि रिंग आपने ली। देखिए, ये आपने रिंग ली एंड ये आप अबाउट डायमीटर देख रहे हो, या फिर रिंग आपने ली ऐसे, आप अबाउट डायमीटर, चाहे ऐसे देखो आप या फिर ऐसे देखो। सो इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इस एक्सिस के अलोंग 1/2 ऑफ mr²। नाउ अबाउट दी सेंटर ऑफ एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इट इज़ mr²। ये आपको रटना होगा। मतलब ये ऐसे हमारे पास है रिंग, देखिए ये हमारे पास है ऐसे रिंग या ऐसे रिंग। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल यहाँ से आप देख रहे हो या फिर यहाँ से, कैसे भी आप ड्रा करो। क्लियर? परपेंडिकुलर पढ़नी चाहिए। सो इट इज़ mr²। अबाउट टेंजेंट, अगर आप टेंजेंशियली देखोगे इट इज़ हमारे पास 3/2 mr²। सो हो गया एक काम हमारे पास। सो दिस इज़ फॉर किसके लिए? ये हमारे पास है सर्कुलर रिंग के लिए। इस हिसाब से सर्कुलर डिस्क के लिए आपको निकालना होगा, फिर हॉलो स्फीयर के लिए, फिर सॉलिड स्फीयर के लिए, लास्ट पे हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर के लिए। देखिएगा, सर्कुलर डिस्क अगर हम इसकी बात करें, इसके लिए हमारे पास होता है 1/4 mr²। अच्छा, फिर यहाँ पे इट इज़ 1/2 mr²। अच्छा, फिर यहाँ पे इट इज़ 5/4 mr²। ये आपको रटना होगा। क्लियर? अच्छा, फिर हॉलो स्फीयर की अगर हम बात करें, हॉलो स्फीयर में यहाँ पे वैल्यू हमारा नहीं आता है, खाली यहाँ पे आता है। इट इज़ 2/3 हमारे पास mr²। अच्छा, फिर नीचे भी आ जाता है, इट इज़ हमारे पास 5/3 mr²। ऊपर 2/3, यहाँ पे 5/3 mr²। फिर यहाँ पे सॉलिड स्फीयर के लिए इट इज़ 2/5 mr²। अच्छा, फिर यहाँ पे वैल्यू नहीं आता है अबाउट द एक्सिस। अच्छा, फिर यहाँ पे इट इज़ 7/5 mr²। फिर हॉलो सिलेंडर की अगर हम बात करें, इट इज़ यहाँ पे mr², यहाँ पे mr² एंड यहाँ पे हमारे पास 1/2 ऑफ mr²। अच्छा, फिर अगर हम बात करें किसकी, अगेन नेक्स्ट एक्सिस के अबाउट, इट इज़ हमारे पास, देखिएगा अच्छे से, इट इज़ 1/2 ऑफ mr²। अच्छा, प्लस हमारे पास ml²/12। क्लियर? ml²/12। अच्छा, यहाँ पे इट इज़ 1/4 mr²। अच्छा, प्लस हमारे पास ml²/12। सो ये टेबल जो है ये आपको रटना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट डायामीटर, तो आपको बताना है 1/4 mr² या फिर mr²/4। अगर मैं आपसे कहूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट दी सेंटर ऑफ एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आप कहोगे mr²। अगर मैं आपसे कहूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट टेंजेंट, सो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? 5/3 mr²। सो मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट टेंजेंट, सो इट इज़ 5/3 mr²। सो ऐसे आपको ये टेबल जो है ये टेबल आपको रटना पड़ेगा। फिर रॉड की अगर हम बात करें, रॉड में 2 आपको देखने हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रॉड एंड दूसरा हमारे पास अबाउट एन एंड। यहाँ पे इट इज़ हमारे पास I = ml²/12 अबाउट एंड जो हमारे पास होता है इट इज़ ml²/3 हमारे पास। सो ये जो है
ये वैल्यूज़ आपको क्या करने हैं, रटने हैं। मतलब अगर ये हमारे पास है रॉड, देखिए ये हमारे पास है रॉड, अच्छे से देखिए ये हमारे पास है रॉड, कोई ये मैंने कोई रॉड बनाई। सो पहले हमारे पास है मोमेंट ऑफ एक्सिस परपेंडिकुलर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रॉड, यानी कि ऐसे बिल्कुल ऐसे पास कर रहा है परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रॉड, ये है लेंथ ऑफ रॉड, इसके परपेंडिकुलर एंड ऐसे पास कर रहा है। दूसरा हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एंड, यहाँ से लो या यहाँ से लो, दैट इज एंड हमारे पास। सो ये पहला केस, ये दूसरा केस। इन एक्सिस के अबाउट आप क्या कर रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो। सो इट इज ml²/3। फिर हमारे पास है रेक्टेंगुलर लेमिना, क्लियर, रेक्टेंगुलर लेमिना। रेक्टेंगुलर लेमिना मतलब कोई रेक्टेंगुलर शेप हमारे पास है या फिर रेक्टेंगुलर प्लेट, ऐसे हमारे पास है रेक्टेंगुलर प्लेट, यहाँ से इसकी लेंथ ए, यहाँ से इसकी बी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारे पास इसका होता है, इट इज़ हमारे पास m/12 a² + b²। सो ये हमारे पास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होगा, ये और ये, दैट इज ए विल बी इक्वल टू बी। सो ए जो हमारे पास है वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर। सो इसी फॉर्मूला से ये निकलेगा। सो आई हमारे पास क्या है, आई रेक्टेंगल के लिए, सो इट इज़ m/12 a² + बी की जगह हम a² ही डालेंगे। सो दिस विल बी हमारे पास m/12, दिस इज 2a², यहाँ पे ये क्या बना 2a², 2 और 12 यहाँ से कटा। सो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा ma²/6। सो ऐसे आप क्या निकालते हो, स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो ये जो फार्मूलाज हैं ये आपको डायरेक्टली क्या करने पड़ेंगे, ये आपको रटने पड़ेंगे। स्पेशली रॉड का इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, एंड रिंग एंड डिस्क जो है इन तीन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले आप क्या करिए, रिंग, डिस्क एंड रॉड जो है इन तीन का आप याद रखोगे। क्लियर, बोर्ड के लिए भी इनका वैल्यू याद रखना, फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं। क्लियर। सो आप अपनी ट्रिक की हेल्प से आप इनको क्या कर सकते हो, इनको आप याद कर सकते हो। क्लियर। अच्छा, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इनका निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपके लिए रखूंगा, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 2-3 का आपको निकाल के दूंगा। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हमारे पास होता है, इट इज़ √I/m। क्लियर, √I/m। सो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ध्यान से देखिए, mr²/2 या 1/2 mr²। सो आई आप यहाँ पे पुट करोगे, सो इट विल बी mr²/2 होल डिवाइड बाई m, क्योंकि यहाँ पे I/m है। सो ऊपर क्या चढ़ेगा, रूट। सो यहाँ से होगा क्या, m और m कटेगा, अच्छा स्क्वायर और ये कटेगा। सो यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू r/√2। सो r/√2 क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे। क्लियर। सो कहाँ पे, सर्कुलर रिंग में अबाउट डायामीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, r/√2। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे मैंने निकाला। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप खुद निकालना सभी शेप्स के लिए, खुद आप निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी शेप्स के लिए। चलिए थोड़ा दिखाते हैं बड़ा करके, देखिए देखिए के हमारे पास कैसे निकलेगा, के निकलेगा √I/m। सो आई का वैल्यू कितना, ध्यान से देखिए, mr² डिवाइड बाई 2। अच्छा mr² डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई m, रूट के अंदर। अब देखिए यहाँ से m और m कटा, सो यहाँ पे क्या बचा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे बचा r²/2, किसमें, रूट में। स्क्वायर और रूट कटा, r बाहर आया, सो दिस इज r/√2। सो r/√2 हमारे पास क्या होगा, r/√2 हमारे पास होगा मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन किसका, अबाउट डायमीटर। सो दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट डायमीटर। अच्छा ज़रा अबाउट द सेंटर ऑफ एक्सिस निकालिए, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर, ज़रा निकालिए। अच्छा सो आप कहोगे सिंपली कि ये जो हमारे पास है इट इज़ I/m। सो इट विल बी इक्वल टू आई कितना यहाँ पे mr²। सो इट विल बी हमारे पास mr² डिवाइड बाई m, रूट में। सो होगा क्या, m और m यहाँ से कटेगा, आपके पास क्या बचेगा, √r², स्क्वायर और रूट कटा, दैट इज r। सो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी r। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। ज़रा डिस्क का निकालिए, सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन मैं बोल रहा हूँ। सो ज़रा डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालिए। सो के हमारे पास है √I/m, के इज कॉल्ड √I/m। अब हम डायरेक्टली लिखेंगे, दिस इज mr² डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई m। सो होगा क्या, m और m यहाँ से कटेगा, सो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा √r² डिवाइड बाई 4। नाउ बताइए 4 जो हमारे पास है, क्या आप 4 को ऐसे लिख सकते हो, इट इज़ 2²। सो स्क्वायर रूट कटा, सो ये निकलेगा r/2 आपका। क्लियर, सो ये निकलेगा आपका r/2।
सो आई होप आपको समझ में आया होगा रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालोगे इन शेप्स का आप। क्लियर। सो रेडियस ऑफ गायरेशन आप खुद से इनका निकालना, इसका r/2 r/√2, यहाँ पे r, ऐसे ही इसका देखना, ऐसे ही इसका देखना। सिंपली आपको क्या करना है, या फिर सिंपल सी ट्रिक है, देखिए सिंपल सी, आपको इतना भी नहीं करना है। देखिए हमने क्या देखा, k हमारे पास क्या है, k इज √i/m। क्लियर, i/m। सो m नीचे हर जगह आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है। सो m को छोड़कर जो बाकी चीज़ बच रही है, जैसे पहले केस में क्या था, 1/2 mr²। देखिए 1/2 mr², यही था ना, या फिर mr²/2, mr²/2। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको इसका क्या निकालना है, k, m यहाँ से खुद आप हटाओगे, जो बाकी चीज़ है इसके ऊपर आप रूट चढ़ाओगे, यानी कि r²/2 के ऊपर रूट चढ़ाओगे, स्क्वायर, और ये कटा, दिस इज r/√2। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे m डिवाइड में होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। फॉर एग्जाम्पल इसकी हम बात करते हैं, देखिए इसकी हम बात करते हैं डायरेक्टली। सो के हमारे पास क्या होगा, अब मैं m को यहाँ से स्किप करूँगा, सो सीधे मैं रूट चढ़ाऊँगा किसके ऊपर, 3/2 r² के ऊपर। सो आई विल डायरेक्टली पुट रूट ऑन 3/2 r², होगा क्या, स्क्वायर, और ये ख़त्म। सो ये क्या बचा, ये हमारे पास √3/2 r बचा, √3/2 r बचा, ये इसका के होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर। अच्छा इसका निकालिए, दिस इज mr²/2। अच्छा इसका भी सेम होगा जो यहाँ पे निकला। क्लियर। सो इस वे में आप क्या कर सकते हो, के को ईजिली निकाल सकते हो। अच्छा जरा यहाँ पे के निकालिए, इसका के निकालिए। मैंने अब आपसे क्या कहा, m को छोड़िए। सो यहाँ पे क्या है, l²/12। सो उसी के ऊपर डायरेक्टली रूट चढ़ाइए। सो आप लिखोगे l²/12। सो l², और ये कटा, सो l/√12 इज रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे बताइए, सो यहाँ पे क्या बचा, l²/3। सो आप के लिखोगे डायरेक्टली, m को हटाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब m आएगा उसको नीचे वाला m डिवाइड करेगा। सो यहाँ पे आप ये चीज़ लिखा करो, m के बगैर जो बाकी चीज़ है। सो l²/3, ताकि जल्दी निकले आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। सो l²/3 स्क्वायर, और ये कटा, सो इट विल बी l/√3। ऐसे आप क्या निकालोगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ, ये किसका एनालॉग है। क्लियर, यानी कि ये किसको मतलब एनालॉग करता है। सो रोटेशनल एनालॉग ऑफ, इट इज़ द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। क्लियर। सो जो काम मास लीनियर मोशन में करता है, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे करता है, रोटेशनल मोशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास देखिएगा, moment of inertia of a circular disc of mass m of radius r about an axis perpendicular to the disc at the center। सो मोमेंट ऑफ एक्सिस की पहले आपको देखनी है शेप कौन सी है, सर्कुलर डिस्क। फिर कंडीशन, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एट द सेंटर, यानी कि दूसरी कंडीशन, डिस्क में दूसरी कंडीशन, अबाउट द सेंटर, ये वाली कंडीशन कहाँ पे है, डिस्क के अंदर। सो इट इज़ 1/2 mr²। क्लियर, इट इज़ 1/2 mr²। क्यों, डिस्क की ही बात कर रहा था ना, हाँ। सो इट इज़ 1/2 mr²। सो इट इज़ हमारे पास 1/2 mr²। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, अगेन डिस्क की बात कर रहा है, ऑफ मास m ऑफ रेडियस r अबाउट एन एक्सिस विच इज टेंजेंशियल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ डिस्क एंड पैरेलल टू इट्स डायमीटर। सो टेंजेंशियली बात हो रही है, टेंजेंशियली बात हो रही है। सो टेंजेंशियली कौन सा केस हमारे पास होता है, ये वाला केस होता है, अबाउट टेंजेंट एंड पैरेलल, कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज अबाउट डायमीटर, यानी कि पैरेलल टू द डायमीटर। जो टेंजेंट होता है, अगर ये रिंग हमारे पास है, ऐसे आप टेंजेंट ड्रा करते हो, ये इसका क्या होगा, डायमीटर। सो डायमीटर के पैरेलल टेंजेंट पड़ता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे टेंजेंट की बात कर रहे हैं, किधर गया क्वेश्चन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि टेंजेंट की बात करता है कि डायमीटर की बात कर रहा है। सो ये टेंजेंट की ही बात कर रहा है। अगर ये मेरे पास रिंग है, सो ये क्या होगा, ये इस एक्सिस के अबाउट बात कर रहा है, विच इज टेंजेंशियल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ डिस्क एंड पैरेलल टू डायमीटर। क्यों, क्योंकि इसका डायमीटर ये होगा। सो ये इसके अबाउट आपको निकालना है। सो बताइए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। सो इट इज़ 3/2 mr² हमारे पास। क्लियर। अच्छा किसकी बात कर रहे हैं, सॉरी ये, अच्छा सर्कुलर डिस्क की बात कर रहे हैं, मुझे लगा रिंग। सो डिस्क की बात कर रहे हैं। सो इट इज़ 5/4 mr²। सो इट इज़ हमारे पास 5/4 mr²। किधर गया, 5/4 mr², डिस्क की बात कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड ऑफ मास m लेंथ l अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट थ्रू वन एंड। सो परपेंडिकुलर की बात कर रहा है एंड बात कर रहा है अबाउट वन एंड। ध्यान से देखिएगा, क्लियर, परपेंडिकुलर टू इट बट अबाउट वन एंड। कौन सा केस है, ये दूसरा केस है, ये वाला केस है, परपेंडिकुलर टू इट बट अबाउट वन एंड, एंड के अबाउट। सो इट इज ml²/3।
सो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, ml²/3। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग। आप मैस ध्यान दीजिए, रिंग की बात कर रहा है, पहले आपको शेप पहचाननी है, फिर आपको एक्सिस पहचाननी है। आप रिंग, आप मैस 1 kg, मैस आपको दिया है 1 kg। अच्छा, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। रिंग की बात कर रहे हैं, सो कौन सा केस है, दूसरा केस। एक तो रिंग की बात कर रहा है, ध्यान से देखिए, एक तो रिंग की बात कर रहा है, फिर ये वाला केस बोल रहा है, यानी कि इट इज़ mr²। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इट इज़ mr²। सो आई हमारे पास क्या होगा, आई की इक्वेशन क्या होगी, mr²। अच्छा, पासिंग थ्रू इट इज सेंटर एंड परपेंडिकुलर प्लेन इज इतना। सो आई भी आपको गिवन है, एम आपको गिवन है 1 kg, आई कितना गिवन है 4 kg मीटर²। सो आपको क्या निकालना है, डायमीटर ऑफ द रिंग। सो आपको डायमीटर निकालना है। सो आप लिखोगे आई आपको गिवन है कितना 4, एम आपको कितना गिवन है 1, यहाँ से r²। सो यहाँ पे बचेगा r² इक्वल टू 4, सिंपली। r² किसके बराबर 4, r किसके बराबर √4, √4 इज 2। सो रेडियस आपका 2 निकला। बताइए, आपको बोल रहा है डायमीटर ऑफ रिंग, डायमीटर क्या होता है 2/r। सो इट विल बी 2 × 2 दैट इज 4 हमारे पास। सो 4 मीटर विल बी आंसर। सो आपने क्या निकाला, ये जो रिंग थी आपने इसका रेडियस ही निकाला, ये आपने निकाला। सो ये रेडियस आपको कितना निकला 2, यहाँ पे आपको डायमीटर निकालना था, मतलब वो इसका डबल होगा। सो इट विल बी 4। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड। देखिए, रॉड की बात कर रहे थे हम। अच्छा, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास। अभी हमने देखा आई रॉड के लिए, क्लियर, ये हमारे पास है रॉड, यहाँ से देखिए। सो आई कितना था, आई हमारे पास था ml²/12। अच्छा, आपको क्या आई तो आपको याद रहा, बताइए के आपको निकालना है। के निकालने के लिए मैंने आपको सिंपली क्या कहा, एम को हटाइए, यहाँ से जो चीज़ बच रही है दैट इज l²/12 के ऊपर रूट चढ़ाइए। सो इट विल बी l²/12 का रूट, ये और ये बाहर। सो इट विल बी l/√12 हमारे पास। सो l/√12 हमारे पास क्या होगा, l/√12 विल बी आंसर। सो किधर गया, l/√12 विल बी आंसर। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सर्कुलर रिंग। रिंग की बात कर रहे हैं एंड सर्कुलर डिस्क, यानी कि के रिंग अपॉन के डिस्क हमें निकालना है। अच्छा, अब सेम मैस एंड रेडियस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दियर सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि रिंग अपॉन डिस्क, रिंग अपॉन डिस्क, रिंग अपॉन डिस्क कौन सा केस है, ये वाला केस। देखिए, रिंग अपॉन डिस्क mr² डिवाइड बाई 1/2 ऑफ mr², क्लियर, mr² डिवाइड बाई 1/2 ऑफ mr² आपको करना है। अच्छा, बट किसकी बात कर रहा है, पहले हम आई देखेंगे, पहले हम आई देखेंगे। सो आई हमारे पास क्या है, रिंग का, रिंग का हमारे पास क्या है mr²। अच्छा, डिस्क का हमारे पास क्या है 1/2 ऑफ mr², यानी कि mr²/2, यही है ना mr²/2। यहीं पे ज़रा के निकालिए, बताइए के रिंग कितना होगा, के रिंग क्या होगा, सिंपली आपको क्या करना है, रूट चढ़ाना है। सो इट विल बी √r², ये और ये गया, यहाँ से r निकलेगा। बताइए के किसका, के डिस्क का, बताइए के डिस्क का कितना होगा, के डिस्क का कितना होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रहेगा, मे बी रेडियस ऑफ गायरेशन में आपको दिक्कत होगी, वहीं पे निकालना है। सो r²/2 का रूट आप करना। सो r²/2 का रूट करना, यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर और रूट कटा। सो आपके पास क्या बचेगा r/√2। ये लीजिए, किया आपने, के रिंग कितना r डिवाइड बाई के डिस्क कितना r/√2 होगा क्या, r और r यहाँ से कटा, आपके पास क्या बचा 1 डिवाइड बाई 1/√2, ये ऊपर जाएगा, दिस विल बी √2। सो दिस विल बी √2:1। सो ये बचा √2, इसी को हम कहते हैं √2:1। क्यों, क्योंकि नीचे 1 बचेगा। सो दिस इज √2:1 विल बी आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंगुलर मोमेंटम इज करेक्ट। एंगुलर मोमेंटम के बारे में कौन सी प्रॉपर्टी करेक्ट है, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या ये एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जी नहीं, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, कह सकते हैं हम, क्योंकि हमने एल देखा कि इसके बराबर एल इज इक्वल टू आई अल्फा, क्लियर, एल जो हमारे पास, सॉरी, आई एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। सो एल हमारे पास क्या है, आई ओमेगा, मतलब एल जो होगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू आई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। एंड बोर्ड के लिए ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं क्या क्या है। एंड स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन मैंने दिए थे पार्ट 1 में, आपको आइडिया मिल जाएगा कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड ऑलरेडी मैं गेस्ट वगैरह भी लाता हूँ, आप लास्ट में वो देख सकते हो। बट अगर आपको ओवरऑल स्टडी करनी है, यूनिट को अच्छे से समझना है, तब जाके आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। एंड अभी अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आप ये चीज़ फ़िलहाल आप स्किप कर सकते हो। बट अगर आप बोर्ड के साथ साथ अभी कॉन्सेप्ट्स भी डेवलप करना चाहते हो, ये चीज़ें भी याद रखना चाहते हो, आप याद रख सकते हो, क्लियर। क्यों, क्योंकि बोर्ड में MCQ पूछ सकता है। अगर आप 1 मार्क्स स्किप करना चाहते हो, आप ये टेबल फिर छोड़ सकते हो अगर आपको टिपिकल लगे। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।